हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करें। एंड यस, अगर आप रेकॉर्डेड देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें, आपको काफी सारी अमेजिंग चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन बेटा। आज हम बात करने वाले हैं कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में। बहुत तगड़ी तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक और आपका जो सेंट्रल बैंक है वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि कमर्शियल बैंक एक नॉर्मल जो बैंक आपको देखने को मिलती है उसे अपन कमर्शियल बैंक बोलते हैं, और सेंट्रल बैंक मतलब बैंक को भी, बैंक की भी बैंक, ठीक है, बाप का भी बाप, बैंक का भी बैंक, उसे बोलते हैं भैया सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक या अपनी कौन सी है भैया? आरबीआई है। ठीक है, तो इंडिया की बात करें तो आरबीआई इज अवर सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दी हुई है, तो ये आपको कॉमन चीज है, आपको पता चल जाए। इसलिए सेंट्रल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भैया बाकी सारी जितनी भी बैंक है, ठीक है, उन सभी को संभाल के रखें। उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो हेल्प करे, गवर्नमेंट को कोई हेल्प चाहिए तो वो हेल्प करे। ठीक है, वो डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्टेड नहीं होती, वो डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्टेड भैया नहीं होती है। ठीक है, तो ये बेसिक वाली चीजें इसलिए बता दी ताकि जब अपन पढ़ाई करें तब आपको समझ में आना चाहिए। हाँ भैया, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, आरबीआई गवर्नमेंट को हेल्प करती है और बाकी बैंक को हेल्प करती है, डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्टेड नहीं होती है। तो यहाँ पे उसके फंक्शंस, उनके ऑब्जेक्टिव कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। इट कंट्रोल्स, रेगुलेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ द बैंक्स एंड द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम। ये भैया क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है। क्या सुपरवाइज करता है भैया? एक्टिविटी। किसकी एक्टिविटी? एक्टिविटी ऑफ द बैंक एंड द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम। कोई भी बैंक को वो क्या करता है? उसकी एक्टिविटी को नजर रखता है, और बैंकिंग जो पूरी सिस्टम है उसके ऊपर ये क्या करता है भैया? नजर रखता है। सेंट्रल बैंक समझ में आ गया भैया? बैंकों की भी बैंक, उसे बोलते हैं सेंट्रल बैंक। जो पब्लिक से कनेक्टेड नहीं होता, वो जो गवर्नमेंट को और बाकी बैंक को काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अपनी कंट्री की बात करें तो सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश, सेंट्रल बैंक कब एस्टेब्लिश हुई थी भैया? 1935 में। ठीक है, अंडर प्राइवेट मैनेजमेंट। ठीक है, फिर इसको नेशनलाइज किया गया। इट वाज नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट। नेशनलाइज कब किया गया? ठीक है, नेशनलाइज आपको किया गया 1949 में, और उसको आरबीआई का नाम दे दिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ताकि अगर आपको पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश कब हुई अगर ऐसा पूछते हैं तो 1935। अगर आपको पूछते हैं कि नेशनलाइज कब हुआ तो 1949 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल बैंक? सिंपल सी बात है, आपको पता है भैया कि उसका ऑब्जेक्टिव किसके रिलेटेड होगा? या तो दूसरी बैंक के रिलेटेड, या इकोनॉमी के रिलेटेड, या तो गवर्नमेंट के रिलेटेड। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बेटा, आ जाइए। तो सबसे पहला फंक्शंस, द सेंट्रल बैंक फंक्शंस विद द ऑब्जेक्टिव गिवन बिलो। मतलब कि नीचे के ऑब्जेक्टिव के साथ वो क्या करती है? काम करती है, फंक्शन करती है। मेंटेन द इंटरनल वैल्यू ऑफ द मनी। इंटरनल वैल्यू ऑफ द मनी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द मनी। आई होप आपको पता होगा, अपन ने पढ़ा था इंटरनल वैल्यू ऑफ द मनी का मतलब क्या होता है? वैल्यू आपके जो मनी है, मतलब जो इंटरनल प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आप 1 रुपए में क्या चीजें परचेस कर रहे हो, ठीक है, उसको मेंटेन करने का ट्राई करती है। आपको पता है कि प्राइस, सप्लाई बढ़ता है, अगर पैसे का सप्लाई बढ़ा देगी आरबीआई तो क्या हो जाएगा? प्राइस भी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी को मेंटेन करने का ट्राई करती है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द मनी, आई होप आपको याद होगा कि बाहर के एक्सचेंज को, फॉरेन एक्सचेंज को परचेस करने के लिए वैल्यू ऑफ मनी मतलब अपने 1 रुपए के सामने डॉलर की, डॉलर के सामने रुपए की प्राइस कितनी है उसको मेंटेन करना। ठीक है, तो $1 के सामने 80 रुपए है और $1 के सामने 90 रुपए, कौन सा अपने लिए अच्छा है भैया? इंडियन के लिए 1 रुपए, $1 के सामने 80 वाला अच्छा है। क्यों? क्योंकि 80 रुपए देके आपको $1 मिल रहा है, उसमें 90 रुपीज देके, मतलब अपने को महंगा पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको भी क्या करता है भैया? उसको भी मेंटेन करने का ट्राई करता है। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाला, टू इंश्योर द प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी रखने का ट्राई करता है। प्रमोट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको हेल्प करता है, प्रमोट करता है। प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ये फोकस करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, दो वैल्यू ऑफ मनी, प्राइस स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करता है, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं, क्या क्या काम करता है उसके बारे में एग्जैक्ट अपन बात करते हैं। ऊपर वाला था क्या? ऑब्जेक्टिव, मतलब आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? अब ये फंक्शन मतलब कौन सा काम करेगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपको देखने को मिल रहा है नोट इश्यू। ठीक है, नोट्स इश्यू करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है भैया? नोट्स इश्यू
ओके आ जाइए। नोट इश्यू द सेंट्रल बैंक अलोन इज ऑथोराइज टू इश्यू द, भैया देखो सेंट्रल बैंक ये है कि वो नोट इश्यू कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी नोट इश्यू कर देगा, ठीक है, कोई भी नोट इश्यू नहीं कर सकता। अदरवाइज तो भैया आईसीआईसीआई बैंक अपनी नोट छापेगी, ठीक है, और उस पर किसी का भी फोटो चिपका के नोट बना देगी। तो सेंट्रल बैंक अलोन इज ऑथोराइज टू इश्यू द करेंसी, ठीक है। तो इंडियन कंट्री में अपनी कंट्री में कौन है भैया, आरबीआई ही नोट इश्यू कर सके। इट इज मोनोपोली, मोनोपोली ऑफ द नोट इश्यू में मोनोपोली, ठीक है। चलिए दूसरी चीज, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, ठीक है, बैंकर टू गवर्नमेंट। चलो, तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट को भैया ये हेल्पफुल करता है। कैसे कैसे हेल्पफुल रहता है ये अपन देख लेते हैं। आ जाइए बेटा, क्या कर रहा था मैं, ठीक है। चलिए, इट मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फंड, भैया गवर्नमेंट फंड को क्या करता है, मेंटेन करता है। अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फंड, ठीक है, पीएमओ फंड हो गया या कोई भी अगर स्टेट का कोई फंड है तो उसको भैया कौन मैनेज करता है, आरबीआई मैनेज करता है। इट रिसीव्स मनी एंड मेक द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है, रिसीव करता है एंड पेमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अगर कोई ऐसा है कि भैया पैसे देखो, कोई स्टेट गवर्नमेंट है जो डोनेशन इकट्ठा कर रही है, ठीक है, कोई फ्लड है या कोई भी रीजन के कारण अर्थक्वेक अर्थक्वेक कहीं पे आया है, तो वो डायरेक्टली रिसीव कहाँ पे होगा, आरबीआई पे जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को पेमेंट भी करना है तो वो भी वहां से ही हो जाएगा। इट गिव्स अ वे एंड मींस एडवांस टू द गवर्नमेंट, ये भैया क्या करता है, हेल्प करता है गवर्नमेंट को, काफी रास्ते दिखाता है और उसको यूजफुल रहता है। इट इश्यूज द नॉन ड्यू लोन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, इश्यूज लोन, लोन इश्यू करता है किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोन इश्यू करता है। मैनेज द पब्लिक डेट, पब्लिक डेट को भैया क्या करता है, मैनेज करता है, मतलब जो डिपॉजिट्स आती है पब्लिक की ओर से उसे बोलते हैं पब्लिक डेट, ठीक है। तो उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। अंडरटेक्स द फॉरेन एक्सचेंज, भैया फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है, अंडरटेक करता है। एंड इट एक्ट्स एज ए एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन डीलिंग विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, बीच में थोड़ा सा नेट गया था, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा लेग हुआ था, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पे क्या था बेटा, अकाउंट के अपन गवर्नमेंट के बारे में बात करता था। न्यू लोन अगर इश्यू करना है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट तो वो हेल्पफुल रहता है, पब्लिक डेट में हेल्पफुल रहता है, फॉरेन एक्सचेंज में कोई हेल्प चाहिए तो, और एजेंट ऑफ गवर्नमेंट काम करता है अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है। आगे एकदम से लाइव सही है अभी, हाँ भैया सही है, सॉरी, हाँ पता नहीं यार ऐसे कैसे चला गया। अब आरबीआई और क्या क्या चीजें भैया हेल्पफुल रहता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भैया, देखो वैसे आपको नेम से ही पता चल जाता होगा, बट ठीक है, आ जाइए। एक और चीज करता है भैया, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन ऑल द फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल मैटर में अगर गवर्नमेंट को कोई हेल्प चाहिए तो आरबीआई उसे हेल्प करता है। बैंकर्स बैंक, बैंकों की बैंक है भैया, ठीक है। मतलब बाकी सारी बैंकों को कैसे हेल्पफुल रहता है वो अपन देखने वाले। एवरी बैंक मेंटेन द सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक एज अ स्टेच्यूटरी ऑब्लिगेशन, भैया कैश रिजर्व मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा बाकी की बैंकों को, ठीक है। तो उसको भैया हेल्प का मतलब क्या करता है भैया, डायरेक्शन देता है कि इतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको पता है क्रेडिट क्रिएशन और सीआरआर का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इट सर्व्स एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, देखो लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या होता है, जब एंड टाइम पे अगर कोई भी हेल्प नहीं करेगा तो आरबीआई रहेगी। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब ये होता है कि लास्ट टाइम पे अगर आपको कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है तो वो आपको पैसा देगा और वो हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब अगर किसी बैंक है, किसी बैंक को भैया पैसे की बहुत जरूरत है बट कोई बैंक उसे पैसा नहीं दे रही है, उसको हेल्प नहीं कर रही है, तो आरबीआई वहां पे खड़ी होगी और एज अ पेरेंट्स की तरह भैया वो क्या करेगी, हेल्प करेगी। दिस हेल्प द कमर्शियल बैंक्स टू ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी, देखो भैया क्या करता है, ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द लिक्विडिटी, मतलब अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी, उसके पास पैसा नहीं है, बाकी बैंक दे नहीं रही है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी भैया, उसको हेल्प करेगी। एंड विल एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द विड्रॉल्स, ठीक है।
और ये क्या करेगी भैया, जो बैंक है, अगर आईसीआईसी को अचानक से पैसा चाहिए, कोई नहीं दे रहा है, और सामने कोई विड्रॉल करने के लिए, एफडी को तोड़वाने के लिए रेडी बैठा है, बट पैसे तो देने पड़ेंगे, पैसे है नहीं, तो आरबीआई क्या करेगी, हेल्प करेगी और जो विड्रॉल की डिमांड है उसको मीट करेगी, मतलब पूरा करेगी। इट एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर द कमर्शियल बैंक टू सेटल देयर इंटर बैंक अकाउंट्स। भैया क्लियरिंग हाउस, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि क्लियरिंग हाउस जैसा काम करेगा, मतलब क्या करेगा, दोनों बैंक, जैसे इंटर बैंक में अगर कोई सेटलमेंट है तो उसको सेटल कर देगा। जैसे कि अगर आईसीआईसी को एचडीएफसी को देना है, एचडीएफसी को आगे किसी आरबीएल बैंक को देना है, ठीक है, तो वो सेटलमेंट पूरा वो क्या करेगा, आरबीआई कर देगा भैया, कि आपको इसको देना है, उसको देना है, बेटर है डायरेक्टली आप इसको इतना दे दो, तो आपका क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, और उसके पास जो रिजर्व होता है उसमें से भी वो एडजस्ट कर सकता है। तो इस हिसाब से भैया वो सेटलमेंट करके बैंक को इन्फॉर्म कर सकता है। तो ये भैया क्लियरिंग हाउस की ओर से भी काम करता है। तो ये कुछ, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑल द कमर्शियल बैंक हैव अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि सबका अकाउंट सेंट्रल बैंक में होता है, इन विच द सेंट्रल बैंक कीप देयर कैश बैलेंसेस, जिसमें वो कैश बैलेंस अपने पास रखता है। ठीक है, आ जाओ। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, आई होप आपको समझ में आ गया कि जब कोई हेल्प नहीं करेगा तो आईबीआई आरबीआई हेल्प करेगी। द सेंट्रल बैंक सर्व्स एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट नॉट ओनली टू कमर्शियल बैंक, मतलब ये ओनली सिर्फ कमर्शियल बैंक को हेल्पफुल नहीं रहेगा, नॉट ओनली टू कमर्शियल बैंक बट ऑल्सो डिस्काउंट हाउसेस एंड अदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, मतलब बाकी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ये क्या करेगा भैया, हेल्प करेगा जब भी उनको पैसे की जरूरत होगी। कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, आपको पता है कि आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है क्रेडिट को, आपने लास्ट सेशन में देखा होगा कि कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है भैया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा के, कम करके, सीआरआर को बढ़ा के, कम करके, काफी सारी चीजें जहां पे आपको स्पेसिफिकली आपको बता भी सकता है कि भैया यहाँ पे लोन देना है, यहाँ पे नहीं देना है, तो वो क्रेडिट को कंट्रोल इजीली कर सकता है। 6 1 इज अ कस्टडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज का भैया क्या कर कस्टडियन रखता है। द सेंट्रल बैंक मेंटेन द रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेट देयर यूजेस, भैया फॉरेन एक्सचेंज को वो अपने पास रखता है और उसका यूज को रेगुलेट करता है, कहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का यूज करेंगे, कौन सी चीज को इंपोर्ट कर सकेंगे, किसी चीज को इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, ये भैया रेगुलेट करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको आरबीआई मेंटेन करेगा कि भैया अपने पास फॉरेन एक्सचेंज जितना ज्यादा होगा उससे अपना रुपया क्या होगा, स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये क्या करता है, उसी चीज को करता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बेटा दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। भैया सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक का एग्जांपल, बैंकों की बैंक मतलब आरबीआई की बात कर रहे हैं, और कमर्शियल बैंक मतलब आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, वो सब का है भैया कमर्शियल बैंक है, नॉर्मल बैंक। और ये बैंकों की बैंक है जो डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि डिफरेंस क्या है फटाफट से। एंजॉय सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी विद वाइड पावर्स, भैया इनके पास काफी ज्यादा पावर्स होते हैं। नो अथॉरिटी, इसमें पास ऐसा कोई भी मॉनेटरी अथॉरिटी इसके पास होता है कि मनी को कितना कंट्रोल करना है, कितना इश्यू करना है, इसमें ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं होते हैं, और कोई भी ऐसा कोई पावर उनके पास नहीं होता है भैया। ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट टू मेक द प्रॉफिट ऑफ इट्स फॉर ओनर्स, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है कि उनके जो ओनर्स है उनको प्रॉफिट देना है, नॉट एग्जिस्ट टू मेक द प्रॉफिट। और ये भैया प्रॉफिट को कमाने के लिए, फॉर द प्रॉफिट है, ये क्या है, फॉर द प्रॉफिट है। इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ द मनी सप्लाई टू इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब पूरे मार्केट को जो मनी सप्लाई करेगा ये आरबीआई करेगा भैया। तो ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ मनी है, और ये भैया नो सच फंक्शन परफॉर्म्ड, ऐसा कोई भी फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करती, मतलब खुद के नोट छाप के भैया मार्केट में नहीं डाल सकती। इट एक्ट्स एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की बैंक के तरीके से काम करती है। ये बैंक कैसे काम करती है भैया, बैंकर टू द प्राइवेट इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशन, ये भैया किसकी बैंक के तरीके से काम करती है, कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशन को हेल्प करता है। ठीक है, और जनरल पब्लिक भी आप यहाँ पे लिख सकते हो भैया। ठीक है, इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, एंड नेवर फेल, नेवर फेल भैया मतलब जब भी पैसे की जरूरत होगी लास्ट मोमेंट पे तो वो प्रोवाइड कर देगा, और कभी फेल नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, इट ऑफन अंडरटेक द रिस्की बिजनेस एक्टिविटीज एंड समटाइम्स मे फेल, भैया ये कई बार क्या रिस्की बिजनेस एक्टिविटी को करता है, और कई बार ये क्या हो जाता है भैया, फेल भी हो जाता है, और ये क्या हो जाता है भैया, फेल भी हो जाता है। ठीक है, इट नाइदर डज एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये भैया accept does not accept the deposit from public, neither does accept deposit from public, nor, ना तो ये एक्सेप्ट करता है, ना तो ये पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, और ना ही भैया ये मनी को लेंड करता है, नॉर लेंड मनी टू पब्लिक, मतलब पब्लिक के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये एक्सेप्ट करता है भैया, डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करता है एंड लेंडिंग भी करता है। ठीक है, दोनों चीजें करता है। इट इज जनरली
एक्सेप्टिंग डिपॉजिट तक कर लेते पूरा, ठीक है। इट इज जनरली सबऑर्डिनेट टू द स्टेट, ये भैया किसको हेल्पफुल रहता है, स्टेट को हेल्पफुल रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हेल्पफुल रहता है। इट इज सबऑर्डिनेट टू द स्टेट, स्टेट ओन एंड स्टेट मैनेज, ठीक है। इट इज मोस्टली प्राइवेट ओन, भैया ये ओनरशिप किसकी रहती है, प्राइवेट होती है, मतलब कोई उसका ओनर्स अलग अलग रहते हैं भैया, अगर कंपनी है तो उस हिसाब से रहता है, ठीक है। तो बैंकिंग के ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स रहते हैं, उस हिसाब से ओनर्स रहता है। यहाँ पे जो स्टेट है वो उसका ओनर रहता है। इट इज इश्यू पेपर नोट्स, भैया ये पेपर नोट को इश्यू करता है, ठीक है। और ये क्या है भैया, मोनोपोली है, और ये भैया मोनोपोली इसके पावर है, क्योंकि पेपर नोट और कोई इश्यू नहीं कर सकता, मतलब जो नोट्स होती है 500 की 2000 की। नेचर ऑपरेशन इज अ क्रेडिट क्रिएशन, भैया क्रेडिट क्रिएशन ये कर सकता है, बट कैन नॉट इश्यू अ पेपर नोट। क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है कैसे, आगे लोन प्रोवाइड करके, बट ये नोट को इश्यू नहीं कर सकता। द बेसिस ऑफ कैश मनी इश्यूड एज अ गोल्ड एंड फॉरेन रिजर्व, ये भैया गोल्ड एंड फॉरेन रिजर्व को अपने पास रखता है, और ये क्या करता है भैया, कैश डिपॉजिट को अपने पास रखता है, ठीक है। तो मेन सोर्स इसका क्या है, कैश डिपॉजिट है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस था सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक के बीच में। आगे आते हैं, और अभी अपन पढ़ने वाले हैं भैया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपन पढ़ने वाले हैं, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप जल्दी से जल्दी फटाफट से इतना हाईलाइट कर लीजिए, ये लो यहाँ से आपको करना है, ठीक है।
चलो डन हो गया। आईएमएफ आगे आएगा बेटा आपका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं उसको बेटा। आगे अपना इसमें अभी ये वही पढ़ना है, ठीक है। एज अ कोटा के फॉर्म में, एज अ रिजर्व के फॉर्म में बाकी जितनी भी कंट्रीज है, ठीक है, वो कुछ कैपिटल इसमें देती है और ये हेल्प करता है बाकी जितनी भी कंट्रीज है उनको अगर कोई हेल्प चाहिए तो ये आईएमएफ हेल्प करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं उसको बेटा। चलिए आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। काफी सारी इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो वन बाय वन सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखने वाले हैं। लेट्स बिगिन और शुरुआत करते हैं सबसे पहले आईएफसीआई से, ठीक है। इंडस्ट्रियल फिनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। देखो सबका मेन ऑब्जेक्टिव आपको देखना बहुत जरूरी है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएफसीआई इज टू मेक द मीडियम एंड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल यूनिट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू इंडस्ट्रियल यूनिट। इंडस्ट्रियल यूनिट को क्या प्रोवाइड करना भैया? इंडस्ट्रियल यूनिट को क्रेडिट प्रोवाइड करना, लोन्स प्रोवाइड करना। फंक्शंस की बात करें तो ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस फॉर अ पीरियड ऑफ 25 इयर्स, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए अगर आपको लोन्स प्रोवाइड करना है तो लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है भैया। सब्सक्राइबिंग द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करता है। कोई अगर इंडस्ट्री है जिसका इश्यू आ रहा है तो उसको क्या करता है भैया? शेयर्स एंड डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करता है। ग्रांटिंग लोन्स, लोन्स को ग्रांट करता है इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में भी अगर लोन चाहिए तो वो प्रोवाइड करता है। एंड गारंटिंग फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? लेट पेमेंट। मैंने आपको आगे समझाया हुआ था मनी वाले चैप्टर में कि डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है। बार्टर में डिफर्ड पेमेंट प्रॉब्लम था, बट मनी के टर्म में वो हो सकता था। डिफर्ड पेमेंट मतलब अगर आपको लेट पेमेंट करना है, यानी कि क्रेडिट पे अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो ये आईएफसीआई आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ चार उसकी मेन फंक्शन है और मेन है उसका एम क्या है भैया? लॉन्ग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्या करता है भैया? क्रेडिट प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल यूनिट को। फिर अपन बात करते हैं स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एसएफसी, 1953, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, main object of the establishment of SFC is to meet the requirement of the medium and small scale industry in various states। अलग अलग स्टेट में जो क्या होता है भैया? मीडियम एंड स्मॉल स्केल की जितनी भी इंडस्ट्री है उनको अगर कोई भी फिनेंस की हेल्पफुल रहती है तो ये एसएफसी प्रोवाइड करता है स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स को, ठीक है। अगर इंडस्ट्री को अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो ये प्रोवाइड करता है एसएफसी, ठीक है। थर्ड वन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसी की बात कर रहे हैं। आईसीआईसी क्या हेल्पफुल रहता है? ये एक प्राइवेट बैंक है जो काफी सारे इंडस्ट्री एंड जनरल पब्लिक को भी हेल्पफुल रहता है। प्राइवेट सेक्टर ओनली, इट इज अ प्राइवेट बैंक। ये भैया क्या है? प्राइवेट बैंक है। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन, SIDC, 1960। द मेन ऑब्जेक्ट, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू अचीव द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन स्टेट। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर कहीं पे कोई एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है तो वहां पे इंडस्ट्रीज लाने के लिए, अगर कोई भी डेवलपमेंट के लिए कोई भी हेल्प चाहिए तो ये आपको हेल्प करता है, ठीक है। एट अ प्रेजेंट इट्स 28 SIDs इन इंडिया। तो ये आपको याद रखना है कि 28 SIDs अभी के लिए है, तो ये आपको शायद पूछा जा सकता है नंबर वाइज में, ठीक है। फिफ्थ वन इज यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये क्या चीज है? ये एस्टेब्लिश हुआ 1 फरवरी 1964 में। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एनकरेज एंड मोबिलाइज द सेविंग ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। एनकरेज करता है कि भैया आप इन्वेस्ट करिए। मोबिलाइज मतलब अलग अलग जगह पे मूवमेंट करना, अलग अलग जगह पे क्या भैया? इन्वेस्ट करना। एंड चैनलाइज देम इनटू प्रोडक्टिव कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट, ये भैया कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में आपको ये हेल्पफुल रहता है। फंक्शंस क्या लेता है भैया? सेविंग को क्या करता है? स्मॉल इन्वेस्टर के सेविंग को ये उठाता है, सेविंग ऑफ अ स्मॉल इन्वेस्टर ये उठाता है, और इसको क्या करता है भैया? इन्वेस्ट करता है अच्छी खासी कॉर्पोरेट्स में। चैनलाइज दिस स्मॉल सेविंग इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, भैया इन्वेस्टमेंट में उसको कन्वर्ट करता है। मतलब देखो अगर आपको एमआरएफ का शेयर परचेज करना है, अगर 90,000 उसकी प्राइस चले तो आप परचेज नहीं कर पाओगे अगर आपके पास 5,000 है। बट अगर आप यूटीआई में डाल रहे हो जिसने एमआरएफ का भी शेयर लिया हुआ है, बाकी काफी सारी चीजों का शेयर लिया, तो वहां भी आपको क्या? उसके यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। Distributes the large scale of economics among the small income group. Okay. Sixth one is
आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, देखो नाम से ही पता चलता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, देखो ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस एपेक्स बैंक इन इंडस्ट्रियल क्रेडिट अप टू 1976। एपेक्स बैंक मतलब उसका भैया क्या था, सब्सिडरी था। किसका सब्सिडरी था, आरबीआई का। बट आफ्टर 1976 इसे भैया किया क्या कर दिया, उसको एक अलग से कॉर्पोरेशन माना गया। 1976 तक ये आरबीआई का क्या था भैया, सब्सिडरी था, सब्सिडरी टू द आरबीआई बैंक। इसका फंक्शन क्या है, एस्टैब्लिश कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का काम करता है। ठीक है, डायरेक्ट फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल यूनिट, अगर इंडस्ट्रियल यूनिट को कोई फाइनेंस की जरूरत है तो ये प्रोवाइड करता है। सेव्स द वीकर इंडस्ट्रियल यूनिट, वीकर इंडस्ट्रियल यूनिट को क्या करता है भैया, सेव करता है। ठीक है, मतलब कोई वीकर इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसको डेवलपमेंट की हेल्प की जरूरत है तो वो डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड भी प्रोवाइड करता है। असिस्ट इन क्रिएशन एंड एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कि कैसे आपको मॉडर्नाइजेशन में आना चाहिए, कैसे एक्सपेंशन करना चाहिए, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड द एक्सपोर्ट फाइनेंस, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आपको कोई फाइनेंस की जरूरत है, मतलब तो वो भी आपको क्या करता है भैया, हेल्प करता है। तो ये आईडीबीआई का ये फंक्शंस है। यहाँ पे टोटल भैया, ये तो मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ 6, टोटल आपको दिए गए हैं 24। आपको इसको ऊपर ऊपर से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा मैं डेप्थ में नहीं बोलूंगा कि डेप्थ में आपको पूछा जाएगा, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं से छोटा मोटा एमसीक्यू निकाल सकते हैं। ये मुझे पता है कि ये थोड़ा लेंदी है, लेंदी है, ठीक है, और इसमें से मार्क्स भी कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, मेरे को पता है, ठीक है, मैं आपके सिचुएशन को समझ सकता हूँ कि भैया सब ना मेरे को तो सेम जैसा लग रहा है। ट्राई करिए कि उसके नाम से आप थोड़ा बहुत याद रख सके। ठीक है, ट्राई करिए कि आपको नाम से थोड़ा बहुत याद रह सके। जैसे कि स्टेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो स्टेट की जितनी भी स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री है उसको हेल्प करेगा। ठीक है, तो नाम से थोड़ा बहुत आपको इंडस्ट्रियल में तो इंडस्ट्री के लिए काम करेगा। ठीक है, डेवलपमेंट यहाँ पे आ रहा है तो डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो वो थोड़ा बहुत आप नेम से तुक्का मार सकते हो, तो ऐसे आपको हेल्पफुल रह सकता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखो अब ये नाम से पता चलता है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में आपको हेल्प करता है, रीडिस्काउंटिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है, रीफाइनेंस सप्लाई ऑफ द क्रेडिट, आपको रीफाइनेंस करता है, अगर आपको लोन की जरूरत है तो वो प्रोवाइड करता है। बल्क बल्क इंपोर्ट फाइनेंस, अगर आपको कोई बल्क में इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करता है। फॉरेन करेंसी प्री शिपमेंट क्रेडिट, फॉरेन करेंसी में आपको क्रेडिट मिल जाती है। प्रोडक्ट इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम आपके लिए कंडक्ट करता है। एंड द बिजनेस एडवाइजरी टेक्निकल असिस्टेंस भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा भैया कि यहाँ पे ये आने वाला है। ठीक है, एट्थ वन इज अ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की बात कर रहे हैं, नाम से ही पता चल गया कि हाँ भैया एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म के लिए आपको एमसीक्यू में आ सकता है, या इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट आ सकता है, और या तो उसका मेन ऑब्जेक्ट के बारे में आपको इसमें आपको पूछा जा सकता है। तो ये तीन चीजें जहां पे आपका एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो ये जुलाई 1982 में बना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ क्राफी कार्ड के रिकमेंडेशन के ऊपर से बना है। इट इज द एपेक्स बॉडी इन द एग्रीकल्चर क्रेडिट, इट टेक्स ओवर द फंक्शंस ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट। देखो ये भैया ये क्या था, आरबीआई का ही था, बट इसने सिर्फ एक स्पेसिफिक कौन सी चीज संभाली, एग्रीकल्चर वाली। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई का एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितना भी फंक्शन था वो भैया नाबार्ड ने संभाला। ठीक है, रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड एंड किसका, आरबीआई का एंड एआरडीसी का। इट प्रोवाइड ऑल द सोर्स ऑफ रिफाइंस टू कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक आरबीआई आरआरबी को। इट प्रोमोट रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भैया ये किसमें हेल्प करता है, रिसर्च में हेल्प करता है, किसमें, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में। फिर बात करें भैया एलआईसी, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एलआईसी क्या चीज है। ये कैसे बना, नेशनलाइजिंग 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को मिला के एक एलआईसी को बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। मैं जितना हाईलाइट कर रहा हूँ उतना आपको पढ़ना और याद रखना जरूरी है। एक बार रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, नेशनलाइजेशन वाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर एंड अवॉइड द मिसयूज ऑफ द फंड्स। सेकेंडली भैया ये क्या कहता है, ये कहना ये चाहता है कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये कि जो एलआईसी लेगा, लाइफ इंश्योरेंस लेगा, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है भाई,
पॉलिसी होल्डर को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और क्या करना है, उसके फंड्स को मिसयूज होने से बचाना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन वाज टू डायरेक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 87.5% इन्वेस्ट करता है एलआईसी। देखो ये एलआईसी सिंपल क्या है भैया, आपसे पैसा लेता है, आपसे पैसा लेके उसके पास रखता है। अगर कोई मर गया या फिर कोई भी उसकी जो पॉलिसी होती है, ठीक है, अगर वो मैच्योर हो जाती है तो उसको पैसा देते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं, मतलब जितना भी पैसा हो उसमें से वो क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट में डालते हैं और कुछ परसेंटेज भैया प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। मेजोरिटी एलआईसी वाला पैसा कहाँ पे जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होता है, मतलब गवर्नमेंट के पास ये पैसा जाता है, और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को 12.5% ही जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका जनरल इंश्योरेंस कंपनी, मतलब लाइफ के अलावा जितने भी चीजों का इंश्योरेंस लिया जाता है उसे जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, इट वाज फॉर्म्ड इन गवर्नमेंट कंपनी, फॉर्म्ड एज ए गवर्नमेंट कंपनी 1972 में एज ए गवर्नमेंट कंपनी इसको फॉर्म किया था। बिफोर नेशनलाइजेशन फ्यू बिग कंपनीज अबाउट, देखो पहले ये जो कंपनी फॉर्म की गई ना उसके पहले, बिफोर नेशनलाइजेशन ऑफ द फ्यू बिग कंपनीज अबाउट 100 स्मॉल कंपनीज, कितनी 100 स्मॉल कंपनी थी और उसको नेशनलाइज करके गवर्नमेंट कंपनी बना दिया गया। ठीक है, एट प्रेजेंट जीआईसी से प्रोवाइड 4 कंपनीज, 4 जीआईसी है, तो ये भी आपको याद रखना है कौन सी यहाँ पे एनआईसी एनआईएसी, आपको ये जरूर से याद रखना है कि कितनी है, 4 है। ठीक है, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा यहाँ पे सेबी के बारे में। सेबी क्या करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया। भैया आपके जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स की बात कर रहे हो, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, एक्सचेंज कैसे करते हो, सेबी के थ्रू करते हो, सेबी के थ्रू एक्सचेंज करते हो। ठीक है, तो इट वाज स्टार्ट सेटअप इन 1988, it got a statutory recognition in 1992. The main purpose of SEBI regulation business in a stock market and other securities market. 12 इज अ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उसके बारे में भैया यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मतलब अलग अलग कंपनी आपको यहाँ पे एग्जांपल में मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे सम ऑफ द प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एविवा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर बजाज एलियांस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जनरल इंश्योरेंस की अगर बात करें तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस है, तो यहाँ पे काफी सारी है। ठीक है, तो जो प्राइवेट है वो उसमें भी लाइफ हो सकती है या तो जनरल हो सकती है, मतलब लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस ले रहे हो या तो उसके अलावा जनरल इंश्योरेंस भी हो सकता है। स्विफ्ट एंड बीआईएस दोनों सेम तरीके का कोड है भैया, को दोनों चीजें सेम है। स्विफ्ट एंड बीआईएस ये क्या काम करता है भैया, इंटरनेशनल जो आपके फंड होता है उसको हेल्प करता है। मतलब अगर देखो ये यूट्यूब का पैसा आता है तो कैसे आता है, मेरे को ये स्विफ्ट और बीआईसी का ज्यादा नॉलेज इसलिए क्योंकि अगर यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा हूँ और उसमें मेरे को कोई पेमेंट मिलना है, मेरे को पेमेंट मिल रहा है तो मेरी बैंक का स्विफ्ट कोड मांगते हैं। ठीक है, तो स्विफ्ट कोड अगर मैं डालूंगा, मतलब हर बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं होगा, बट क्या होगा, जो एक हेड ऑफिस होगा उसका कोड होगा और उसके नीचे जितनी भी ब्रांच है उसका सेम कोड होगा। ठीक है, तो ये स्विफ्ट कोड डालेंगे, मतलब जो अगर मेरी बैंक है वो स्मॉल विलेज में है, उसका कोई स्विफ्ट कोड नहीं है, तो वो अपनी हेड ऑफिस से पूछेगी कि भैया मेरा स्विफ्ट कोड कौन सा है, मतलब हेड ऑफिस का स्विफ्ट कोड कौन सा है, उसके अंडर में ये ब्रांच आती है। तो हेड ऑफिस का मैं स्विफ्ट डालूंगा तो बाहर से जो पैसा आ रहा है वो आरबीआई से रूट थ्रू होके कहाँ पे आएगा, स्विफ्ट बीआईसी कोड का, बीआईएस जो कोड डाला है उस हिसाब से जो आपकी ब्रांच बन रही है उसमें आपका पैसा आएगा और फिर आपके अकाउंट में वो डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है। तो ये काम होता है भैया इंटरनेशनल फंड को इंटरनेशनल फंड को भैया मैनेज करने के लिए ये हेल्पफुल रहता है। ठीक है, स्विफ्ट का अगर फुल फॉर्म जाने तो वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या करता है भैया, ये आपको बता देता हूँ। देखो ये टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल मैसेज कैरीज व्हेन द evade fraudulent transaction, especially to carry message from a one bank to another bank। ठीक है, ओके, इसमें इंटरनेशनल, हाँ, बिहाइंड बिहाइंड एंड मोस्ट इंटरनेशनल मनी एंड सिक्योरिटी ट्रांसफर। देखो भैया क्या होता है, मोस्ट इंटरनेशनल मनी एंड सिक्योरिटी ट्रांसफर आर सोसाइटी फॉर स्विफ्ट। ठीक है, बीआईएस वो भी इसी तरीके का काम करता है। ठीक है, वर्ल्ड अंडर द इंटरलिंकेज बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक ऑपरेशंस। डोमेस्टिक को और जो इंटरनेशनल है उसको क्या करता है भैया, बीआईएस लिंक करता है, ये लिंक करने का काम करता है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इंटरनेशनल सेटलमेंट भैया बीआईएस प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, चलिए फिर आपका आता है भैया मुद्रा बैंक। मुद्रा, ये मुद्रा ऐसा नाम नहीं है भैया, उसका फुल फॉर्म क्या है भैया, मुद्रा का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दिया गया है, आ जाइए, माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक।
ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये लोन प्रोवाइड करती है, कैसे भैया लोन प्रोवाइड करती है, एट अ लोअर रेट पे, लोअर इंटरेस्ट रेट पे, एंड सिंपल टर्म्स टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है या मीडियम एंटरप्राइजेस है, इसको लोन प्रोवाइड करता है एट लोअर रेट पे, ठीक है। क्रेडिट टू मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्रेडिट मतलब लोन की बात करें किसको, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ये लोन प्रोवाइड करते हैं। 16 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जहां पे आप क्या कर सकते हो भैया, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देयर आर यूजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड इन इंडिया, द कन्वेंशनल फॉर्म्स थ्रू देयर आर सम अल्टरनेटिव फंड्स, अल्टरनेटिव एआईएफ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड इन इंडिया, ठीक है। इतना ही जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आप डेप्थ में अगर इतने बारे में हर एक टॉपिक के बारे में अगर हम डेप्थ में जाए तो पूरा का पूरा अपन सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट तो नहीं बट चैप्टर बना सकते हैं। इतनी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये किस में इन्वेस्ट करता है, ये डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है भैया, और ये स्टॉक में भी इन्वेस्ट करता है। बैड बैंक, बैड बैंक का मतलब, बैड बैंक का मतलब क्या है पता है, ये अगर देखो बैड बैंक का सिंपल सा मतलब मैं समझा देता हूँ, बाद में अपन पढ़ते हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि काफी सारी बैंक ने विजय माल्या को लोन दिया, ठीक है। अब वो विजय माल्या को लोन दिया, विजय माल्या तो वापस कर नहीं रहा, तो ये लोन क्या हो गया भैया, खराब हो गया, तो इसलिए बोल रही है बैड बैंक, मतलब ऐसी लोन जो आपको वापस नहीं मिल रहे हैं, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी लोन जो वापस नहीं मिल रहे हैं उसको अपन बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट। मेरे को ये बताओ, अगर एक बैंक है जिसने किसी पर्सन को लोन दिया, तो अगर बैंक ने लोन दिया तो वो लोन क्या है उसके लिए, बैंक के लिए तो असेट है भैया, क्यों, क्योंकि उसने लोन दिया है तो उसके लिए क्या है, असेट है, तो ये लोन वापस मिलने वाली है। बट अब ऐसा पता चला अल्लाह विजय माल्या पैसा नहीं देने वाला, तो ये क्या बन गया, ये असेट तो है बट नॉन परफॉर्मिंग, मतलब इससे अपन कुछ भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, इसे बोलते हैं एनपीए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। देखो ये रहा, ठीक है। और डेट्स और बेड लोन्स, इसे क्या बोलते हैं, डेट और बेड लोन्स भी बोलते हैं। The history of the bank operation in India reveals that three huge non-refunded funds from the borrowers, ठीक है। The bank could not recover the major part by their own. बैंक भैया क्या है, रिकवर नहीं कर पा रही है, बैंक could not recover the major part by their own, वो अपने आप से रिकवर नहीं कर पा रही, ठीक है। इसलिए वो क्या करेगी, रिकमेंडेड फॉर ऑटोनोमस बॉडी टू हेल्प द रिकवरिंग। ये भैया कोई ऐसी बॉडी को बोलेगा कि हमारे पैसे हमें रिकवर करके दो, और उसके ऊपर वो क्या करेंगे भैया, वो आप बैंक से कुछ चार्ज लेंगे, भैया इतना परसेंटेज हम कमीशन लेंगे कि हम आपकी लोन रिकवर करवा के दे देंगे, ठीक है। बाय द टर्म बेड बैंक इट रिफर्स टू एन असेट, एआरसी बोलते हैं इसको। बेड बैंक मतलब कौन सा भैया, बेड बैंक मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी दैट टेक ओवर द, वो क्या करता है भैया, दैट टेक ओवर द लोन्स ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड मैनेज देम, फाइनली रिकवर द मनी ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। अब देखो आप बोलो कि भैया ये बैंक जो है, बैंक दूसरी कंपनी को, ठीक है, दूसरी कंपनी को अपनी लोन दे देती है और उसको बोलती है आप रिकवर करके आओ, और फिर उसमें से कमीशन वो जो सामने वाली कंपनी है वो काट लेती है, और बाकी की जो लोन है वो दे देती है। फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ की लोन विजय माल्या को दी, विजय माल्या वापस पैसा नहीं दे रहा है, तो इसने क्या किया, असेट मैनेजमेंट कंपनी को दिया, भैया ये लोन हमारा आप रखिए, 10 करोड़ का है, उसे जाइए आप रिकवर करके आइए, और उसमें से 10%, 1 करोड़ हम आपको दे देंगे। तो वो क्या करेगा, रिकवर करने का ट्राई करेगा, जितना रिकवर होगा उसका 10% उसको बेनिफिट होगा, और हमको बाकी का पैसा दे देगा। बट आप बोलो कि भैया ये काम बैंक अपने आप से क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, पैसे बहुत है, ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता, वो भी कर सकता है। बट अब मेरे को ये बताओ, इसमें ना बैंक की रेपुटेशन जाएगी। अगर आईसीआईसी बैंक ने लोन दिया है किसी को, ठीक है, किसी पर्सन को, आपके पड़ोसी को लोन दिया 3 लाख का, ठीक है, और वो अब रीपे नहीं कर रहा है, एकदम से हरामी नल्ला निकला, ठीक है, अब वो रीपे नहीं कर रहा है, तो अगर आईसीआईसी बैंक वाले 2-3 बार घर पे जाएंगे, उसको पूछने के लिए जाएंगे, भैया लोन दे दो, वापस दे दो, सेटलमेंट कर लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है, जितना प्रिंसिपल है उतना दे दो, ठीक है, वो उसके लिए आईसीआईसी बैंक जाएगी। बट अगर वो रिकवर नहीं कर पा रही तो वो दूसरों कंपनी को क्यों देगी, क्योंकि दूसरी जो कंपनी होती है उसके पास पावर होता है कि भैया वो घसीट के लेके आते हैं कि भैया पैसे दे, ठीक है, वो धमकियां दे के, धमकियां भी देते हैं, ठीक है। अगर देखो आपके घर के बाहर आपके बाजू वाला है जो पैसा नहीं दे रहा है, उसके घर पे आईसीआईसी वाला खड़ा है और उसको धमकी दे रहा है कि पैसे नहीं दिया तो वो होगा ये होगा, ठीक है,
तो भैया आईसीआईसी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो आईसीआईसी क्या करता है, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए दूसरों को ये काम देता है, और दूसरा क्या करता है भैया, उससे लोन रिकवर करता है। तो वो आईसीआईसी बैंक से लोन लिया था ऐसा जरूर से बोलेगा, बट ये बोलेगा अब हमें तुमसे पैसा लेना है, आईसीआईसी नहीं, हमको लेना है तुमसे पैसा, क्योंकि हमने वो लोन हमें ले लिया है, ठीक है, तो हमें तुमसे पैसा लेना है भैया, ठीक है। तो कई बार आपने आर्ग्यूमेंट भी सुना होगा, मैं तेरे को पैसा क्यों दूं, मैंने तो आईसीआईसी लोन लिया था, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ। ऐसा कई बार आपने आर्ग्यूमेंट कहीं पे सुना होगा, ठीक है। तो ये भैया क्या होता है, वो दूसरी कंपनी होती है जो आती है बीच में और लोन को रिकवर करके देती है और उसमें से कमीशन काट लेती है, ठीक है। फिर आता है हेज फंड, मतलब रिस्क को बचाने के लिए करते हैं, इसे बोलते हैं हेज फंड भैया। अगर आपने कोई फ्यूचर को बाय किया हुआ है, ठीक है, तो जो फ्यूचर को बाय करते हैं अपने रिस्क को बचाने के लिए, अगर आपको किसी को पेमेंट करना है डॉलर में, ठीक है, तो आज डॉलर का प्राइस चल रहा है 80 रुपीज और आपको लग रहा है कि आइला ये तो 90 हो जाएगा। अब देखो, आपको पेमेंट करना है तो आपको डॉलर परचेज करना पड़ेगा। आज आपको 80 में मिल रहा है, आपको पता है कि 3 महीने बाद 90 में मिलेगा, तो आप क्या करोगे, पहले से हेज करके रख दोगे, मतलब अपने रिस्क को क्या करोगे भैया, हेज कर दोगे, मतलब यानी कि आप क्या सिक्योर हो जाओगे कि भैया मैं 80 में परचेस करूंगा 3 महीने के बाद। आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे जिसमें लिखा होगा कि आप इतने डॉलर बाय करोगे 80 रुपए पे इतने महीनों के बाद, फिर उस टाइम पे कितना भी प्राइस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 80 में ही मिल जाएगा। फिर वो 70 हो तो भी 80 में आपको मिलेगा और 90 में हो तो भी आपको 80 में मिलेगा। इसे बोलते हैं हेज फंड, ठीक है। ये बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं इसमें, ठीक है। काफी अलग अलग टाइप के भी हेज हो सकते हैं, ये बस मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। आ जाइए, तो इसमें अपन देख लेते हैं, हेज फंड इज अ पुल्ड इन्वेस्टमेंट फंड दैट ट्रेडर्स इन रिलेटिवली लिक्विड एसेट एंड इज एबल टू मेक द वाइडेस्ट स्प्रेड यूज ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग है भैया, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट करते हैं इसमें, रिस्क मैनेजमेंट मेथड इन एफर्ट्स टू एडवांस परफॉर्मेंस। ये क्या करते हैं भैया, रिस्क को मैनेज करने का ट्राई करते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब क्या है भैया, प्राइस अर्निंग का सिंपल सा रेशियो है, देखो आप ही मेरे को बता पाओगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक शेयर है, इसकी प्राइस है, ठीक है, टाटा के शेयर की प्राइस है, टाटा पावर की प्राइस अभी अगर मैं आपको बताऊं तो वो चल रही है 250, ठीक है। और उसकी अर्निंग की बात करें, उसकी अर्निंग आपको पर शेयर मिल रही है, ये पर शेयर की प्राइस है, हाँ भैया एक शेयर की प्राइस, और एक शेयर का अर्निंग आपको मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इट्स 25 रुपीज। ये क्या है, अर्निंग ऑफ वन शेयर, ये है प्राइस ऑफ वन शेयर, ठीक है। तो पी रेशियो ढूंढना है तो प्राइस डिवाइड बाय क्या करोगे आप, अर्निंग करोगे, तो आपको मिल जाएगा पीई रेशियो, मतलब प्राइस 250 डिवाइड बाय 25, तो आपको क्या मिला 10। ये 10 का मतलब ये है कि आपको 1 रुपया अर्न करने के लिए, 1 रुपया अर्न करने के लिए टाटा पावर में आपको 10 रुपया लगाना पड़ेगा। अगर आपको, यानी कि आप अगर देखोगे तो 10 रुपया अगर आप लगाओगे तो आपको 1 रुपए की इनकम मिलेगी 1 साल में, ठीक है। तो उसे बोलते हैं भैया प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, द प्राइस अर्निंग रेशियो इज आल्सो नोन एज अ पी रेशियो, पी रेशियो भी इसे बोलते हैं। आपको पढ़ने में भी आएगा, आप जब इंटर में आओगे तो पी रेशियो आप अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हो। द रेशियो ऑफ द कंपनी शेयर प्राइस इज टू कंपनीज अर्निंग पर शेयर, समझ में आ गया, अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। शेयर प्राइस टू, ये क्या है, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। द रेशियो इज टू वैल्यूइंग द कंपनीज एंड टू फाइंड आउट द, ये कैसे भैया, कंपनी को वैल्यू करने के लिए हेल्पफुल रहता है कि कितने रुपए लगाने से मुझे कितना यहाँ पे अर्निंग हो सकता है। फिर आपका आता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब ये होता है कि कोई नए नए स्टार्टअप्स होते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है, तो वेंचर कैपिटल क्या करता है, हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग दैट इज प्रोवाइडेड बाय द वेंचर कैपिटल फर्म्स, ठीक है। ये किसको हेल्प करता है, स्टार्टअप को और अर्ली स्टेज और इमर्जिंग कंपनीज को ये क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भैया आपको नाम से पता चलता है कि एशिया के डेवलपमेंट के लिए ये कुछ काम करता है, मतलब एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको उनको ये क्या करता है भैया, हेल्प करता है। कैसे कैसे, एस्टेब्लिश हुआ 1966 में। द मेन एम एस्टेब्लिश ऑफ एडीबी इज टू प्रोमोट सोशियो एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ नंबर ऑफ कंट्रीज इन एशिया, ठीक है। भैया एशिया में जितने भी, एशियन पैसिफिक में जितने भी कंट्रीज है उसको भैया क्या, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ, ये किस, ओनरशिप किसकी है, ओनरशिप है भैया गवर्नमेंट ऑफ 37 कंट्रीज एंड 16 कंट्रीज फ्रॉम आउटसाइड रीजियन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है भैया, मनीला फिलीपींस में है यहाँ पे। एंड पुअर्टी रिडक्शन इज नाउ द मेन, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पुअर्टी को कम करना, पुअर्टी रिडक्शन भैया क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, पुअर्टी रिडक्शन इज अ मेन मिशन, ठीक है। 12 एंड 21, 12 टू 21 नहीं है, 12 टू 21 या 12 एंड 21 ओल्ड बुक में,
12 एंड 21 नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर नहीं है तो आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। इट वॉज एस्टेब्लिश इन मार्च 1947। वन ऑफ द आउटकम ऑफ देखो आउटकम ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस वाज आईएमएफ, मतलब पहले बीडब्ल्यूसी था और उसके बाद आईएमएफ बना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फेयर प्रैक्टिस इन द शेयर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में सही प्रैक्टिस तरीके से। फेयर प्रैक्टिस का मतलब कोई भी इसमें कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो एक्सचेंज में, उसके लिए बनाया गया है। एंड लोन प्रोवाइड करने के लिए टू इकोनॉमिक एक्सपीरियंसिंग टेम्पररी डेफिसिट इन दर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसिंग टेम्पररी डेफिसिट को भैया क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है इंटरनेशनली। मतलब किसी भी देश को अगर कोई प्रॉब्लम है, डेफिसिट है 12 to 20 नहीं है, ठीक है, 12 to 20 नहीं है, ठीक है, तो उसको नहीं पड़ेगा तो चलेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है भैया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिस भी कंट्रीज को अगर डेफिसिट है, मतलब पैसे की जरूरत है, तो उसको ये हेल्पफुल रहता है। कोटा का मतलब क्या होता है? कोटा का मतलब ये होता है भैया कि इंटरनेशनली जितने भी कंट्रीज हैं वो अपना क्या करता है भैया? फंड को इकट्ठा करता है एक एज अ रिजर्व के तौर पे, सभी कंट्रीज को भैया क्या करता है? इकट्ठा करते हैं, उसे बोलते हैं कोटा। इट इज अ मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन। सब कंट्री क्या करती है? मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन देते हैं। रिक्वायर्ड टू कोटा पार्शियली इन गोल्ड, 25% गोल्ड में होना चाहिए एंड इन डोमेस्टिक करेंसी में, उसकी जो भी करेंसी है उसमें 75% होना चाहिए। अगर इंडिया है तो रुपीज में होगा 75%। एक्सचेंज रेट, मतलब एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि 1 रुपए के सामने कितना डॉलर कितना दिरहम आएगा, उसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट। मतलब एक करेंसी को दूसरी करेंसी में अगर एक्सचेंज करना है तो क्या रेट है, उसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट। मेंबर्स ऑफ आईएमएफ हैड टू डिक्लेयर द पार वैल्यू ऑफ द नेशनल करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और अमेरिकन डॉलर। उसको या तो गोल्ड में दिखाना पड़ेगा या तो डॉलर में दिखाना पड़ेगा कि हमारे रुपए की वैल्यू कितनी। फॉर एग्जाम्पल हम दिखाएंगे भैया 80 रुपीज पर डॉलर है, तो उसे बोलेंगे एक्सचेंज रेट, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सचेंज रेट का कुछ लिखा था, डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आपके लिए किसके लिए काम में आता है भैया? एसआरडी द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1969। 1969 इट इज अ स्पेशल करेंसी इश्यूड बाय आईएमएफ। ये भैया सारी चीजें इंटरनेशनल की बात ही चल रही है, ठीक है, एक कंट्री की बात नहीं चल रही। ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ द गोल्ड इन वर्ल्ड इकोनॉमी एंड अवॉइड द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड। गोल्ड के लिए ये हेल्पफुल करता है, अगर शॉर्टेज है तो उसकी पूरी करता है, एंड मूवमेंट को भी भैया क्या करता है? अवॉइड द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। SDRs are in coupon. It is used in the place of gold and hence it is called a paper gold. इसे पेपर गोल्ड भी भैया बोला जाता है, ठीक है। ओके, वर्ल्ड बैंक, भैया सभी कंट्रीज की जो बैंक है उसे बोलेंगे वर्ल्ड बैंक। बैंकों की बैंक सेंट्रल बैंक आरबीआई, ठीक है। मतलब हमारे लिए सेंट्रल बैंक पहले भैया एक स्मॉल बैंक आती है, ठीक है, जो आईसीआईसी बैंक है वो, उसके ऊपर जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, और सभी कंट्री की सेंट्रल बैंक के ऊपर भी जो बैंक है उसे बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1947। आउटकम ऑफ देखो ये भी भैया बीडब्ल्यूसी का आउटकम है, एस्टैब्लिश of a World Bank. The main aim of establishment of World Bank is to help reconstruction of the member countries damaged due to Second World War. अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ है तो उसको ये क्या करेगा भैया? हेल्प करेगा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, अपने देश को पूरा फिर से खड़ा करने के लिए ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। लास्ट वन इज द इंटरनेशनल डेवलपमेंट आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये 1960 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। एफिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक। द मेन एम उसका क्या है भैया? इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू लो डेवलप्ड कंट्रीज। लो डेवलप कंट्री को भैया क्या करता है? ये हेल्प करता है, असिस्टेंस टू लो डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। जिसका पर कैपिटा इनकम लेस देन $520 है। पर कैपिटा इनकम मतलब माथा दीठ इनकम, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब पर हेड इनकम, ठीक है, उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। जिसका $520 से नीचे है उसको ये क्या करता है? हेल्प करता है। चलो, it also grants the credit on a cheap terms compared to World Bank loans, ठीक है। ये also ये क्या हेल्प करता है भैया? ग्रांट क्रेडिट ऑन अ चीप टर्म्स पे ये क्या प्रोवाइड करता है? टू वर्ल्ड बैंक लोन से कंपेरेटिवली लेस रेट पे आपको ये क्रेडिट प्रोवाइड कर देता है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे काफी सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया था, उसे आप जरूर से एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने जितना हाईलाइट करवाया है, और आपका हाईलाइट बाकी है ना, चलो तो मैं हर एक पेज आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरीके से हाईलाइट कर सको, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, और हाईलाइट करने के बाद इस सेशन को अपन एंड करते हैं। आप इसे जरूर से हाईलाइट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय, थैंक यू सो मच, जय हिंद। मैं एक एक पेज कर रहा हूँ, आप उसे जरूर से हाईलाइट कर लीजिए।